सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन हाइड्रोजन इज हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर बेसिकली स्टडी करना है। सर फिर से लैग थोड़ा कर सा रहा पोर्शन मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन के टाइम पे पढ़ाया था। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको बताया था हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में कैसे हार्डनेस मेजर करते हैं। दैट पोर्शन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, उसको वहीं से कवर कर लेंगे। अभी केवल ये समझना है कि हार्डनेस किन वजहों से होती है एंड व्हाट आर द वेज जिससे हार्डनेस रिमूव करते हैं। तो उसमें देखो सबसे पहले पॉइंट से चले तो जो हमारा रेन वाटर होता है उसको हम लोग सबसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज जो इसमें वेपर फॉर्म होती है वो कंडेंस होकर वाटर बनता है। ठीक है। वाटर के अंदर नॉर्मली कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होने की वजह से हार्डनेस आती है। अभी सब्सटेंस बता रहा हूँ किनकी वजह से हार्डनेस आती है। ठीक है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंस है। डिसाइड करने का तरीका सोप से डिसाइड किया जाता है। जिस सब्सटेंस में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट नहीं होते हैं उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। और सॉफ्ट वाटर की जो प्रॉपर्टी है, इट गिव्स लेदर विद सोप इजीली। तो ऐसा वाटर जो सोप के साथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेदर जनरेट करता है उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर के केस में ये डिफिकल्ट हो जाता है। हार्ड वाटर में मैंने आपको बताया हार्डनेस किसकी वजह से आई, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। तो अब जो हार्ड वाटर है वो स्कम या प्रेसिपिटेट क्रिएट करता है विद द सोप। so this is the another point which you have to learn. So hard water forms scum or precipitate with soap. लॉजिक उसका ये है कि जो सोप होता है बेसिकली वो सोडियम स्टेरेट होता है। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। अगर आपको थोड़ा क्लियरली पता हो, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सोप के बारे में। तो सोप जो होता है वो बेसिकली सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स होता है। सोडियम स्टेरेट एग्जांपल ले लो, जैसे C17H35CONA, ये हमारा सोप हो गया। हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टेरेट की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाएगा। पीछे केमिकल इक्वेशन गिवन है। तो इसलिए जब भी कभी हार्ड वाटर होगा तो ये बेसिकली लॉन्ड्री के केस में अनसूटेबल हो गया, बॉयलर्स के केस में हार्मफुल हो गया। तो जहाँ जहाँ पे भी हम वाटर यूज़ कर रहे हैं वहाँ वहाँ पे अगर हार्ड वाटर प्रेजेंट होगा तो ये हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। लॉन्ड्री पर्पज तो ऐसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सोप यूज़ नहीं हो रहा। बॉयलर के केस में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इससे डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्केल हो जाता है। ठीक है। इससे बॉयलर की जो इफिशियंसी है वो ख़राब हो जाती है। तो बेसिकली अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई। एक तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हार्डनेस ऑफ वाटर होता क्या है। दूसरा पॉइंट कैसे इसको मेजर करेंगे, वो चीज़ हमने रेडॉक्स के टाइम पे सीख ली है। और तीसरा पॉइंट हार्डनेस रिमूव कैसे करते हैं। ठीक है। तो वन बाय वन वो सारे पॉइंट अपने को डील करने। तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो सर स्टेरेट क्या होता है? दैट इज कंपाउंड, दैट C17H35 जो फॉर्मूला बताया ना कंपाउंड का, दैट कंपाउंड इज स्टेरिक। सर वो सोप होता है ना? हाँ। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सोप कैटेगरी में वो आपका मेंशन किया हुआ है। अब हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो दो तरीके से स्टडी करेंगे। एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है जो आसानी से रिमूव हो जाती है, और एक परमानेंट हार्डनेस होती है जिसको रिमूव करने में थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं या टिपिकल मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। सो जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की हुई है। अब जो इस चैप्टर में एडिशनली सीखना है, जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बाद सीखा है, हमने हार्डनेस ऑफ वाटर जो पहले सीखा था मेजरिंग यूनिट, उसके बाद अगर कोई नया टर्म ऐड करना है तो दैट इज बेसिकली रिमूवल टेक्निक्स। तो उसमें सबसे पहली टेक्निक जो है वो है बॉइलिंग। बॉइलिंग में देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है जो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे सिखाया था कि अगर हम हाइड्रोक्साइड्स लेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी कम होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर कार्बोनेट सर आपकी वॉइस नहीं वॉइस आ रही, सर आपकी बिल्कुल वॉइस नहीं आ बीच रही। बीच में बहुत लैग कर रही है, बहुत यस। ज्यादा। तो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने के लिए सबसे पहली टेक्निक है वो है बॉइलिंग। बॉइलिंग टेक्निक में मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी कम होती है और कैल्शियम के कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी कम होती है। मैंने अल्काइल अर्थ मेटल सॉलिबिलिटी आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था। तो बताया था कि हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी अल्काइल अर्थ मेटल से डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है और कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। तो जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है अगर हम उसको बॉयल करते हैं तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाएगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। बहुत ध्यान देना है, ज़्यादातर लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख देते हैं, इसलिए सवाल गलत हो जाता है। तो मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड कम सॉलेबल है और कैल्शियम का कार्बोनेट कम सॉलेबल है। तो जो कम सॉलेबल है वही प्रेसिपिटेट होगा। तो बॉइलिंग की कंडीशन फटाफट एक बार पढ़ डालो। इट्स गिवन ड्यूरिंग बॉइलिंग द soluble magnesium bicarbonate is converted into insoluble magnesium hydroxide and calcium bicarbonate is changed into insoluble calcium carbonate. दिस इज बिकॉज, ये फैक्टर यहाँ से हाईलाइट कर लेना है, हाई सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज कम्पेयर टू द मैग्नीशियम कार्बोनेट। दैट मीन्स इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है, उसके प्रेसिपिटेट होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी।
that magnesium hydroxide is precipitated. This precipitation can be removed by the filtration and thus obtain the soft water. So basic logic is magnesium bicarbonate convert हो गया magnesium hydroxide और precipitate हो गया, तो water से magnesium salt खत्म, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, कैल्शियम सॉल्ट भी खत्म, वाटर हमारा हार्ड वाटर जो था वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड मेथड जो हम लोग फॉलो करते हैं दिस इज कॉल्ड फ्लास्क मेथड। फ्लास्क मेथड में क्या करते हैं कि जो हार्ड वाटर है उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम ऐड कर देते हैं। लाइम समझते हो? लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम को हमने हार्ड वाटर के अंदर ऐड किया तो इट प्रेसिपिटेट्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो दोनों चीजें जो प्रेसिपिटेट हो रही है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होगा, मैग्नीशियम के केस में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा। तो देखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हीट करा, कैल्शियम कार्बोनेट बना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेसिपिटेट हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हुआ। तो अब ये चीज देखो थंब रूल की तरह याद कर लो कि मैग्नीशियम जब प्रेसिपिटेट कराना है हार्डनेस ऑफ वाटर के केस में तो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कराना है, और कैल्शियम जब भी प्रेसिपिटेट कराना है तो कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कराना है। तो दीज आर टू मेथड्स जिससे हमने टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करी। तो नाउ नेक्स्ट केस इज परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस जो होती है दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो परमानेंट हार्डनेस के केस देखेंगे तो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। तो बेसिकली पहले तो याद रखना है कि हार्डनेस होती है किसकी वजह से, तो क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसके बाद इसके रिमूवल के लिए भी देखेंगे तो ये नॉर्मली बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती, परमानेंट हार्डनेस इज नॉट रिमूव बाय बॉइलिंग। तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड होता है ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। तो फर्स्ट प्रोसेस इज ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज ओवर हियर कैल्शियम सॉरी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम ले रखा है, अब चूंकि कार्बोनेट ही ऐड कर रहे हैं तो देयर इज नो स्कोप ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो अब कार्बोनेट फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा चाहे कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम हो। So washing soda reacts with soluble calcium and magnesium chloride and sulfate in the hard water to form insoluble carbonates। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन है देखो MCl2 यानी कि CaCl2 या MgCl2 कोई भी फॉर्म होगा उसकी सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा और ये फिल्ट्रेट हो जाएगा, सेम चीज सल्फेट के साथ होगी। तो अब इस केस में जब हम टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव कर रहे थे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहा था, परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर रहे हैं तो सल्फेट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो प्रेसिपिटेट होगा कार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है सर ये इसका नेक्स्ट मेथड जो हम लोग परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज करते हैं दैट मेथड इज कॉल्ड कैल्गन्स मेथड। कैल्गन मेथड में जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसको कैल्गन बोलते हैं, इसीलिए इसका मेथड का नाम कैल्गन है। तो दिस इज एक्चुअली सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, कॉमर्शियली कॉल्ड कैल्गन। ठीक है, ये हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के काम आता है। तो इसको पहले ध्यान से देखो तो ये हमारे पास HPO3 एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड था, उसमें देखो 6 यूनिट्स थी तो ये बनेगा H6P6O18 और उसके H प्लस हटा के Na प्लस लिख दिया है। तो देखो जो सॉल्ट है वो आपको देखो समझ में आएगा, दिस इज Na6P6O18 यानी मेटाफॉस्फोरिक एसिड का ये हेक्सामर है। मैंने आपको ट्राइफॉस्फेट दिखाया था HPO3 होल थ्राइस, तो ये उसका हेक्सामर फॉर्म लिया गया है तो HPO3 होल 6 लिया गया है तो दैट बिकम्स H6P6O18 और उसमें से H प्लस हटा सर के आपकी वॉइस बहुत लैग। तो HPO3 होल 6 में हुआ HPO3 हुआ वो मेटाफॉस्फोरिक एसिड उसका हेक्सामर दिया और उसमें H प्लस हटा के Na प्लस लगा दिया तो ये आपका कैल्गन बन गया। इस कंपाउंड को याद रखना, दिस इज कैल्गन जो कि हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के काम आ रहा है। नाउ द प्रोसीजर इज कि जब हम इस सब्सटेंस को कैल्गन को रिएक्ट कराएंगे तो ये कैल्गन देखो Na प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है और जब इसके हम मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो ये सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉर्म है वो सॉल्ट के फॉर्म में अब्जॉर्ब हो जाएगा, Na प्लस को रिप्लेस करेगा और कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन को अपने सोल्यूशन में बाहर ले आएगा तो हमारी हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगी। समझ गए? तो द टेक्निक इज कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ने Na प्लस को रिप्लेस करके एक कॉम्प्लेक्स बना लिया जिसकी वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर खत्म हो जा रही है। इसका तीसरा मेथड जो फॉलो करते हैं दिस इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में जो हम लोग सर सब्सटेंस अभी आपकी वॉइस चली गई थी, क्या बोला एक बार बता दीजिए। मैंने बोला Yes, sir. आयन एक्सचेंज मेथड दिस इज द प्रोसेस। आयन एक्सचेंज मेथड में हम लोग जो सब्सटेंस यूज करते हैं दिस इज कॉल्ड सर आपकी जियोलाइट। वॉइस क्लियर नहीं। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं। तो देखो थर्ड मेथड जो है दिस इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में जो हम लोग सब्सटेंस यूज करते हैं उसको बोलते हैं जियोलाइट या परमेटेड। जियोलाइट या परमेटेड का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं।
जियोलाइट या परमेटेट जो होते हैं वो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, इसको हम लोग जियोलाइट या परमेटेट बोलते हैं। तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट मतलब हमें पहले सिलिकेट लेना है, तो सिलिकेट फॉर्म क्या होता है, SiO2। SiO2 का कोई भी वर्जन ले लो, होल ट्वाइस, होल थ्राइस, होल फोर, लाइक दैट। और उसमें से कुछ सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से रिप्लेस कर दो। तो जब कुछ सिलिकॉन को एल्यूमिनियम से रिप्लेस करेंगे तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। तो अगर हम एक सिलिकॉन को हटाएंगे तो एक सोडियम और एक एल्यूमिनियम यूज करना पड़ेगा। और जब हम सोडियम की जगह कैल्शियम लगाएंगे तो 2 सोडियम की जगह 1 कैल्शियम आएगा। तो ये एक टेक्निक है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने इसे कंपाउंड दिया NaAlSiO4। इसको हम लोग सबसे सिंपलेस्ट जियोराइट समझ रहे हैं। इसको हम लोग कॉमन फॉर्म में NaZ लिखे रखते हैं फॉर्मूले में, मतलब AlSiO4 की जगह Z लिख सकते हैं। Z इज रिप्रेजेंटेशन फॉर परम्यूटेड। तो जैसे ही NaZ की रिएक्शन M2 प्लस आयन फॉर्म से होगी तो फॉर्म MZ2 सॉलिड, और Na प्लस एक्वस फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे M जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है। MZ2 क्यों लिखा, वो वैलेंसी से समझ लो। Z की वैलेंसी हम लोग -1 अज्यूम करके चल रहे हैं, तो NaZ फॉर्मूला लिखा था। जैसे ही हमने M की वैलेंसी M जो लिया वो कैल्शियम 2 प्लस फॉर्म है या मैग्नीशियम 2 प्लस फॉर्म है, तो MZ2 जैसा कंपाउंड बनेगा। ठीक है। उसके बाद permuted or geoloid is said to be exhausted when all the sodium is used up. It is regenerated further by treating it with an aqueous sodium chloride. तो जैसे ही MZ2 पूरा खत्म होगा तो हम इसको फिर से रीयूज कर लेते हैं। क्या करते हैं, जो परम्यूटेड फॉर्म थी उसकी फिर से सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करा के फिर से NaZ बना लेते हैं, एंड इट कैन बी रीयूज। समझ में आया टेक्निक? इसको बोलते हैं हम लोग परम्यूटेड मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड। नाउ द फोर्थ टेक्निक इज सिंथेटिक रेजन मेथड। ये सबसे एडवांस टेक्निक है जिससे आज के टाइम में हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करते हैं। तो इसको हम लोग सिंथेटिक कैटायन एक्सचेंजर यूज करते हैं यहाँ पे बेसिकली। तो कैटायन एक्सचेंजर का मतलब एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर बहुत सारे कैटायंस होते हैं, और उससे हमने कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कैटायंस हैं उनको दूसरे कैटायन से रिप्लेस मार देते हैं। तो जैसा कि हम पिछले वाले मेथड में कर रहे थे, परम्यूटेड मेथड में भी देखो क्या कर रहे थे, जो NaZ था उसका Na प्लस को कैल्शियम 2 प्लस से रिप्लेस करा दे रहे थे, और Na प्लस सोल्यूशन में जा रहा था और कैल्शियम प्रेसिपिटेट हो जा रहा था। अब यही काम अगर और इफिशियंट तरीके से करा दें जिसमें कैटायन एक्सचेंजर और खूब सारे कंपाउंड मिलने जिनमें कैटायंस अवेलेबल हो, तो ये काम थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ देखनी है। दिस मेथड इज मोर efficient than the zeolite process. Cation exchange reagents contains large organic molecules like sulfonic acid, SO3H group, are water insoluble। ठीक है, मतलब इसमें SO3H वाले ग्रुप ले रहे हैं। आयन एक्सचेंज reagent that is RSO3H is changed by RNA। जैसे हमने पहले परम्यूटेट था ना, उसका सोडियम सॉल्ट क्रिएट कर लिया था बाई ट्रीटिंग विद सोडियम क्लोराइड। द रेजन एक्सचेंजेस Na प्लस आयन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम 2 प्लस आयन। बस इसकी इफिशियंसी जो है वो परम्यूटेड मेथड से ज़्यादा है। काम जो वहाँ पे कर रहे थे वो यहाँ पे भी कर रहे हैं। परम्यूटेड के फॉर्म में कैल्शियम और जो सोडियम सॉल्ट था उसको कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे RNA लिया था, वहाँ पे RZ लिया था या NaZ लिया था। उसके देखो मैग्नीशियम 2 प्लस या कैल्शियम 2 प्लस से रिएक्शन करें, R2M बनाया और साथ में Na+3 कर दिया। बिल्कुल सेम मेथड जो ऊपर लिखा है, बस अंतर क्या है कि वहाँ पे हम लोग Z यूज कर रहे थे किसकी जगह पे, AlSiO4 माइनस की जगह पे, और यहाँ पे हम लोग R यूज कर रहे हैं RSO3H की जगह पे। समझ गए टेक्निक? इसके यस सर। रीजन कैन बी रीजनरेटेड बाय एडिंग एक्वस NaCl। वही सेम टेक्निक, जैसे ही वहाँ पे पूरा NaZ कंज्यूम हुआ था तो उसको फिर सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करके दोबारा रीजन वहाँ पे परम्यूटेट जनरेट कर लिया था। वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे ही हमारा ये पूरा रेजन खत्म होगा हम उसको फिर से सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करके दोबारा जनरेट कर लेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रोसेस जो ध्यान देना है वो इम्पोर्टेंट है। तो प्योर डीमिनरलाइज्ड व्हिच इज डीआयोनाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्युबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय passing water successively through a cation exchanger in H plus form and anion exchanger in the OH minus form resin। तो देखो अगर हमें बिल्कुल डीमिनरलाइज्ड वाटर चाहिए जिसमें कोई भी आयन प्रेजेंट ना हो, समझ गए, तो उसको हम लोग कैसे अचीव करते हैं, आयन एक्सचेंजर में पास करते हैं। कैटायन एक्सचेंज के लिए H प्लस के फॉर्म में और एनायन एक्सचेंज के लिए OH माइनस फॉर्म में कर देते हैं। तो जैसे हमारे पास 2RH है, इसमें M2 प्लस ऐड करा तो RM2 बना और H प्लस आयन एक्वस फॉर्म क्रिएट हो गई। In this cation exchanger, H plus ion exchanges for Na plus, calcium 2 plus, magnesium 2 plus, मतलब जो भी cation फॉर्म प्रेजेंट थी वो सब H plus फॉर्म से रिप्लेस करा दी। एंड cations प्रेजेंट इन द वाटर, जो भी अदर cation जो भी cation प्रेजेंट है वो सब एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इन दिस cation exchange process H plus exchanges for Na plus, Pa2 plus, Lg2 plus and other cations present in the water। This process results in the proton release and thus makes the water acidic। तो आप देखो हर केस में H प्लस से रिप्लेसमेंट हो रहा है तो H प्लस रिलीज होता जाएगा।
तो H प्लस रिलीज हो जाएगा, सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। इन द एनायन एक्सचेंज प्रोसेस, जिसका उल्टा है, एनायन एक्सचेंज प्रोसेस में क्या करेंगे, RNH2 रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो RNH3 प्लस OH माइनस बनेगा, और जो RNH3 OH प्लस है उसको एनायन से एक्सचेंज कराते जाओ तो RNH3 प्लस X माइनस बनता जाएगा और OH माइनस फ्री होगा। तो OH माइनस एक्सचेंजेस फॉर द एनाइंस लाइक क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द वाटर। अब क्योंकि OH माइनस आयन लिबरेट हो रहे हैं, तो OH माइनस आयन दस लिबरेटेड न्यूट्रलाइजेज द H प्लस आयन सेट फ्री इन द कैटायन एक्सचेंज। तो कैटायन एक्सचेंज में हमारा H प्लस फॉर्म बना था, यहाँ से OH माइनस फॉर्म हुआ, तो ये वाटर अल्कलाइन हो गया, पहले वाला वाटर कैसा था, एसिडिक था। दोनों को न्यूट्रल करा देंगे तो फिर से प्योर वाटर बन जाएगा डीआयोनाइज्ड फॉर्म में। सर ये रिएक्शन याद रखनी है। हाँ, रिएक्शन याद रखनी है, क्योंकि कैटायन एक्सचेंजर के केस में जब हम काम कर रहे थे तो RH फॉर्म जो थी उसमें M2 प्लस पे H प्लस को रिप्लेस करा रहे थे, और जब एनायन एक्सचेंजर में गए तो RNH2 जैसा कंपाउंड है जो वाटर से रिएक्ट करके पहले RNH3 प्लस OH माइनस बना रहा है और फिर उसको एनायन के साथ एक्सचेंज करा रहे हैं। The exhausted cation and anion exchange reagents beds are regenerated by treatment with dilute acids or alkali solutions respectively। तो मतलब हमारा जो कैटायन और एनायन एक्सचेंज एग्जॉस्ट हो गया पूरी तरीके से, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट फॉर्म बने, या कैटायन के केस में कैल्शियम, मैग्नीशियम या बाकी फॉर्म्स क्रिएट हुए, तो जो एग्जॉस्टेड था उसको हमने फिर से या तो डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करेंगे या बेस से ट्रीट करेंगे, तो फिर से उसके पास H+ और OH माइनस आने जाएंगे और हम उसे रीयूज करेंगे। समझ गए? तो डीमिनराइज वाटर या डीआयोनाइज वाटर क्रिएट करने का ये तरीका है। तो इस तरीके से हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर अचीव कर सकते हैं। तो ये आपका हार्डनेस ऑफ वाटर हो गया। हार्डनेस ऑफ वाटर मेजरमेंट का जो प्रोसेस था वो रेडॉक्स रिएक्शन में करा था, वहीं से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे जरा हाईलाइट कर लो, ये पोर्शन जे एडवांस के कोर्स में भी है, ऑल्दो अगर हम चाहेंगे तो उसको ऑक्सीजन वाले चैप्टर में दोबारा पढ़ सकते हैं, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड भी मान सकते हैं। अभी तक का जितना पोर्शन था वो सब जेई मेंस के सिलेबस में था। हाइड्रोजन हमारे जेई एडवांस के कोर्स में नहीं है, बट वाटर और H2O2 जो है वो जेई एडवांस के कोर्स में आ सकता है, आता ही है बेसिकली। तो वो पोर्शन आप ऑक्सीजन फैमिली से भी समझ सकते हो या इस चैप्टर से कवर करोगे, तो ध्यान रखना है वाटर और H2O2 ये दो कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हमारे जेई एडवांस के कोर्स में आते हैं। ठीक है, बाकी पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज ओनली फॉर जेई मेंस। तो आप देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही मार्क कर लेना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एन इम्पॉर्टेंट केमिकल यूज इन पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, क्योंकि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आगे की प्रॉपर्टीज में समझाऊंगा। सबसे पहले इसका प्रिपरेशन टेक्निक समझना है। तो देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसकी स्टेबिलिटी है। वो भी जब हम लोग इसकी स्टेबिलिटी स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगा। बट बिफोर दैट पहले मैं आपको टिपिकल मेथड्स बता देता हूँ जिनसे हम लोग H2O2 बनाते हैं। तो H2O2 बनाने के लिए जो डायरेक्ट मेथड्स है उनमें सबसे पहले देखो पर ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि आपको पता है H2O2 पर ऑक्सी लिंकेज है। तो सबसे पहले मेथड से अगर स्टार्ट करो तो इट इज एसिडिफाइंग बेरियम पर ऑक्साइड एंड रिमूविंग एक्सेस वाटर बाय एवापोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर टू गिव हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो बेरियम पर ऑक्साइड जो है उसमें हमने वाटर के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, बेरियम सल्फेट बना, H2O2 बना, वाटर बन गया। दूसरा मेथड देखेंगे, दिस इज peroxo डाइसल्फेट obtained by electrolytic oxidation and acidified sulfate solution in high current density on hydrolysis with hydrogen peroxide. This is also an important method. तो peroxo डाइसल्फेट समझ में आया कौन सा फॉर्म, H2O8 2 माइनस। तो बेसिकली हमने क्या करा, HSO4 माइनस लिया, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई, HSO4 माइनस की इलेक्ट्रोलिसिस कराई तो इट विल फॉर्म SO3H एंड SO3OH और उसमें एक peroxy लिंकेज आ गया। समझ आया, ये H2H2O8 हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ तो आपको थोड़ा टेक्निकल लगेगा, आप इसको जरा ध्यान से पढ़ो तो ये लिखा है H2H2O8। समझ आ पा रहा है? यस सर। जैसे लिखा हुआ वैसे स्ट्रक्चर अगर साइड में ड्रॉ कर लो तो आपको समझ आ जाएगा आसानी से। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो HSO4 माइनस आयन अलग हो जाएगा, H प्लस बनेगा और H2O2 बन जाएगा। दिस इज बेसिक टेक्निक। दिस मेथड इज नाउअडेज यूज्ड एट द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2SO4। D2SO4 कैसे बनाएंगे, K2H2O8 लिया और उसका हैवी वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा दी गई, इट विल फॉर्म KDSO4 एंड D2O2। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा और सही से समझाता हूँ आपको। तो हमने सब्सटेंस दिया पहले H2H2O8, इसको बोल रहे हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो ये परऑक्सी लिंकेज है इसमें। अब आप ऊपर फॉर्मूला देखो जो मैंने दिखाया था आपको, दिस इज SO3H OOSO3H। और आप ध्यान से देखो तो अब आपको समझ में आएगा। ये देखो आपका SO3H
ये आपका SO3H और ये बीच में OO बॉन्ड। जो OO बॉन्ड है यही परऑक्सी लिंकेज है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे एसिड की हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने। हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं बताओ? वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो H प्लस देते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, और OH देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को। अब सपोज करो हमने यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक करा, इधर वाली साइड में OH लिखेंगे, इधर वाली साइड में H लिखेंगे। इधर वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इधर H लिखेंगे और इधर वाली साइड में OH लिखेंगे। अब जरा यही फॉर्मूला लिख लो बगल में जैसे। तो हम ऐसा करेंगे तो देखो ये बन जाएगा SO4। ये तो बन गया देखो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बीच में बन गया HOOH, दिस इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और लास्ट में देखो फिर से SO4 हो गया। और इसी का सॉल्ट फॉर्म है। स्टार्टिंग में देखो हमने HSO4 माइनस दे रखा था, मतलब सॉल्ट फॉर्म है। सॉल्ट फॉर्म है तो HSO4 माइनस बना दिया गया। तो आप इसको चाहो तो आयनाइज करके भी लिख सकते हो, सॉल्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये देखो आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया। दिस इज योर H2O2। अब इसी रिएक्शन में अगर हम हाइड्रोलिसिस वाटर की जगह D2O से कराएंगे तो D2O में क्या होगा? D प्लस OD माइनस। एक तरफ D प्लस जुड़ेगा, दूसरी तरफ OD जुड़ेगा। उससे आप D2O वाला गैस भी लिख सकते सर बॉन्ड हो। जो काम ने वाटर के साथ करा वही D2O के साथ करोगे तो आपकी बार D प्लस और OD माइनस आएगा। तो यहाँ देखो OD आ गया, यहाँ D आ गया, फिर यहाँ OD आ गया और यहाँ D आ गया। तो उससे D2O2 बनेगा। यही ऊपर मेथड में लिखा हुआ है। K2H2O8 लिया है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड लिया है, फिर D2O से रिएक्शन कराइए तो KDSO4 बना और D2O2 बना। ठीक है। इसके बाद देखो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में जाएंगे जैसे हम, तो इंडस्ट्रियली हम लोग H2O2 बनाते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोल। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, याद करना पड़ेगा। तो हम लोग 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोल का ऑटो ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इससे H2O2 प्रोड्यूस होता है। तो बस सिंपल रिएक्शन है। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो इससे H2O2 फॉर्म होता है, प्लस कुछ और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेंगे। दिस इज द एक्चुअल रिएक्शन जिससे H2O2 इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज एक्सेस में। ठीक है। इसके बाद देखो ऊपर वाले केस से जो हमने मेथड लिखा है, इससे हमारे पास जो H2O2 प्रोड्यूस होता है वो 1% H2O2 बनता है। इसके बाद इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं विद वाटर एंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं 30% बाई मास तक बाय द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर टेक्निक। और जब इससे ज़्यादा प्योरिटी अचीव करनी होती है तो फर्दर कंसेंट्रेशन अचीव किया जाता है डिस्टिलेशन अंडर वेरी लो प्रेशर। ये आगे की केस देखो, फर्दर कॉन्सेंट्रेशन विच इज अराउंड 85% कैन बी by careful distillation under low pressure. The remaining water can be frozen out to obtain pure H2SO4। इसके बाद एक बार ये बता दीजिए, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। हमारे पास जो बेसिकली 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का ऑक्सीडेशन कराएंगे उससे 1% H2O2 बनेगा। 1% H2O2 से हमें अगर H2O2 की कंसेंट्रेशन बढ़ानी है तो इट इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर एंड कॉन्सेंट्रेटेड टू 30% बाई मास बाई डिस्टिलेशन का रिड्यूस प्रेशर। तो रिड्यूस प्रेशर के कंडीशन में हमने डिस्टिलेशन कराते चले जाएंगे तो 30% तक कॉन्सेंट्रेशन पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर से और ज़्यादा डिस्टिलेशन कराना है तो और लो प्रेशर पे उस चीज़ का डिस्टिलेशन कराओ तो ये अराउंड 85% तक पहुंच जाएगा केयरफुली करने से। और इसके बाद तो वाटर को फ्रोज करा दो तो वाटर और H2O2 के फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो वाटर फ्रीज कर जाएगा, प्योर H2O2 आपको मिल जाएगा। दिस इज अ टेक्निक जिससे हम प्योर H2O2 अचीव करते हैं। तो नेक्स्ट मेथड लिख रहा है मार्क्स मेथड। ये भी H2O2 बनाने का मेथड है। सबसे सिंपल रिएक्शन यही है, H2O2 की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, और H2SO4 यहाँ पे हम लोग 20% आइस कोल्ड लेते हैं। इससे हमारा H2O2 बनेगा और Na2SO4 बन जाएगा। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम ये है, ये तो नॉर्मल मेथड हो गया, ऊपर जो मेथड्स हैं उनके बाद एडिशनली भी हो। अब देखो H2O2 की प्रॉब्लम ये है कि जो H2O2 फॉर्म होता है ये इजीली डिकम्पोज कर जाता है, और स्पेस में जो कैटलिस्ट होते हैं वो H प्लस हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, हीट हो सकता है, कई बार फ्रिक्शन भी इसमें कैटलाइज कर जाता है। H2O2 बहुत जल्दी डिकम्पोज कर जाता है। तो हमें करना क्या होता है कि H2O2 प्रोड्यूस करने के लिए जो एसिड यूज करते हैं ना, ये बहुत डाइल्यूट एसिड्स यूज किए जाते हैं। तो अगर इसको और अच्छी यील्ड में चाहिए तो हम इसके एसिड्स की डाइल्यूशन करते चले जाते हैं और उससे वीक एसिड किए जाते हैं। तो Na2O2 की रिएक्शन अगर हम H3PO4 से कराते हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा वीक एसिड है, तो इससे भी H2O2 अचीव करते हैं। या इससे भी बेटर मेथड होता है जब हम इसको कार्बोनिक एसिड से ट्रीट करें।
क्योंकि आप जानते हो कार्बोनिक एसिड और वीक एसिड है और स्टेबल भी नहीं है, आसानी से उसमें से CO2 एस्केप कर जाएगी। तो उसकी रिएक्शन अगर हम H2CO3 से कराते हैं कार्बोनिक एसिड से, इट विल फॉर्म Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और H2O2। तो बेसिकली अगर H2O2 को और अच्छी यील्ड में चाहिए और प्योर फॉर्म में चाहिए तो कोशिश की जाती है कि वीक एसिड्स यूज किए जाए। तो नॉर्मली इस प्रोसेस में या तो हम लोग फॉस्फोरिक एसिड यूज कर लेते हैं या कार्बोनिक एसिड यूज कर लेते हैं। ये सब मार्क्स मेथड्स के अलग अलग टेक्निक है जो हम लोग और हाई यील्ड अचीव करने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो जो H2SO4 हमने अचीव करा उसकी स्टोरेज एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने बताया कि H2O2 स्टेबल नहीं होता, इसलिए मैंने आपको बताया अलग अलग एसिड चेंज करके ऑप्शन दिए। अब इस चीज़ को आप समझ लेना। तो पहले देखना है कि H2O2 लॉस कैसे होता है। तो H2O2 डिकम्पोजेज स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट, ये वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा। अब देखो कौन कौन सी कंडीशन है जो उसको अनस्टेबल करते हैं। सबसे पहला केस देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सर्फेसेज और ट्रेसेस ऑफ अल्कली प्रेजेंट इन द ग्लास कंटेनर, the above H2O2 above reaction is catalyzed and therefore stored in the wax-lined glass and plastic vessels in dark। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के केस में अगर मेटल कॉन्टैक्ट में आ गया तो रिएक्ट कर जाएगा, थोड़ा भी अल्कली प्रेजेंट हुआ तो रिएक्ट कर जाएगा। ग्लास बॉटल्स के अंदर जो थोड़ा अल्कली होता है वही हार्मफुल होता है। तो इसलिए H2O2 को प्लास्टिक बॉटल्स में स्टोर किया जाता है। एक चीज़, प्लास्टिक भी डायरेक्टली यूज नहीं करी जाती, तो वैक्स लाइन ग्लास लिया जाता है या सीधे सीधे प्लास्टिक वैसे लिए जाते हैं और डार्क में रखना होता है क्योंकि सनलाइट भी कैटलाइज करती है। ठीक है, अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, वो ध्यान से देख लो। यूरिया कैन बी यूज्ड एज एन स्टेबलाइजर, इट इज कैप्ट अवे फ्रॉम द डस्ट, क्योंकि डस्ट भी इसमें कैटलाइज कर जाती है। सो इट इज कैप्ट अवे फ्रॉम द डस्ट बिकॉज डस्ट कैन इंड्यूस एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। तो मतलब H2O2 की स्टोरेज प्रॉब्लम बहुत टेक्निकल है, इसीलिए कोशिश की जाती है कि इसमें अल्कली, एसिड, मेटल सरफेस, रफ सरफेस, डस्ट, लाइट, ये सब इसके कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, तभी H2O2 को स्टेबलाइज करके रखा जा सकता है फॉर सम ड्यूरेशन। समझ आया? इसीलिए मैंने आपको मर्ज प्रोसेस जो सिखाया उसमें बताया कि जैसे जैसे हम वीकर एसिड की तरफ जाते जाएंगे उतना सेफ होता जाएगा। Na2CO3 बनेगा, Na3PO4 बनेगा, तो विल बी क्वाइट सेफ फॉर स्टेबिलिटी ऑफ H2O2। अदरवाइज इन सब्सटेंसेस के अगर ट्रेसेस भी रह जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं H2O2 को डिस्टेबलाइज करेंगे और ये डिकम्पोज होकर वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास H2O2 बचेगा ही। नेक्स्ट फील्ड इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2O2। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो सबसे पहले तो समझना है प्योर स्टेट में H2O2 जो है वो ऑलमोस्ट कलरलेस या वेरी पेल लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, इट इज मिक्सिबल विद वाटर इन ऑल पॉसिबल फॉर्म्स, वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी है। तो H2O2 is miscible with water in all possible proportions and forms. A hydrate H2O2.H2O melting point 221। ठीक है, इसके बाद आपको H2O2 की बॉडी में स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ मैंने रेडॉक्स में, तो वही वहाँ से डायरेक्टली फॉलो कर लेना। या इसका चाहो तो एक रिजल्ट याद रख सकते हो, यहाँ पे सवाल जल्दी कर लेंगे, अदरवाइज तो मैंने तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। तो 30% सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज मार्क्ड एज 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो, इससे आपका कन्वर्जन फटाफट हो जाएगा। तो 30% सोल्यूशन जो H2O2 का होता है वो लगभग 100 वॉल्यूम H2O2 से ट्रीट करते हैं। It means that 1 milliliter of 30% H2O2 solution gives 100 volume of oxygen at STP. Commercially, it is marked as 10 volume, which means it contains 3% H2O2. तो जो कॉमन H2O2 यूज होता है वो 10 वॉल्यूम यूज करते हैं, जिसका परसेंटेज हम लोग क्लोज टू 3% ले लेते हैं। तो थोड़ा एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, बट कॉमन कैलकुलेशन में आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हो। तो 10 वॉल्यूम H2O2 इज क्लोज टू 3%। ठीक है, नीचे देखो उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी दे रखी है, अगर आपको देखना है तो एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2। तो उसको हम लोगों ने डायरेक्टली कन्वर्ट करके भी लिखा हुआ है, तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। 30.36 ग्राम पर लीटर H2O2 कंसनट्रेशन बनेगी। दिस कैन बी लर्न एज अ रिजल्ट, या फिर हमने आपको उसको सॉल्व करना रेडॉक्स वाले चैप्टर में सिखाया हुआ है, वहाँ से उसका पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लीजिएगा। उसके बाद देखो इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको कंपेरिजन के साथ याद रखनी है। सबसे पहले देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट देखना है 272.4, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन से कम। बॉइलिंग पॉइंट इसका देखो 423 केल्विन है, जो वाटर के केस में 373 होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई है। ठीक है, डेंसिटी देखेंगे तो डेंसिटी इज हायर देन वाटर इन बोथ द कंडीशन, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। विस्कोसिटी भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो इज 1.25। ठीक है ना, तो अगर हम देखेंगे तो ये मोर देन वाटर हो गया।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर से कम हुआ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में उतना फोकस नहीं करना है। तो मेन 2-3 पॉइंट हो गए जो आपको अलग से लिख लेने हैं नीचे, उसको नोट बना के लिखो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। अगर नहीं लिखना हो तो फिर पैकेज से भी मार्क कर सकते हो, सब तो ये। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो बातें ऊपर बताई उनके बाद थोड़ा एडिशनल लिख लो। तो पहली चीज H2O2 का जो विस्कोसिटी है वो वाटर से ज़्यादा होती है, तो H2O2 इज मोर विस्कस देन वाटर, या अगर सही से लिखना है तो इट की जगह H2O2 लिख लो, कंफ्यूजन ना रहे। तो H2O2 इज मोर विस्कस देन वाटर। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ वाटर जो है वो हायर देन H2O2 होती है। वाटर के अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, H2O2 में 6 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, फिर भी वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड H2O2 से स्ट्रॉगर होता है, बॉन्डिंग में सिखाया था। डाइपोल मोमेंट H2O2 का वाटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। OH बॉन्ड की पोलरिटी वाटर की ज़्यादा होती है लेकिन डाइपोल मोमेंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट H2O2 का कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट H2O2 का ज़्यादा होता है, क्योंकि H2O2 का मॉलिक्यूलर मास भी वाटर के रेस्पेक्ट में लगभग डबल है। H2O2 का मॉलिक्यूलर मास 34 है, वाटर 18 है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका फर्क पड़ता है, इसलिए सीधे फैक्टर्स मालूम होने चाहिए। इसके बाद देखो अगर हम H2O2 का स्ट्रक्चर बनाएं, तो अगला टर्म लिखो स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, अच्छा वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला फैक्टर पहले ही बता दिया मैंने, वो आपको रेडॉक्स वाले चैप्टर से कवर कर लेना, वहाँ मैंने इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। तो H2O2 के देखो दो स्ट्रक्चर नोन है। एक फॉर्म में हम इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, दिस वन, और दूसरा स्ट्रक्चर इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। दीज आर टू स्ट्रक्चर्स पॉसिबल, और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती है। इसको अगर हम फॉर्म नंबर 1 मान लें और उसको फॉर्म नंबर 2 मान लें, तो जो फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 है वो एक दूसरे के लिए टॉटोमर्स होते हैं। हमने ऑर्गेनिक में भी आइसोमरिज्म पढ़ा होगा, एक टर्म पढ़ा होगा टॉटोमरिज्म। तो H2O2 के दोनों फॉर्म एक दूसरे के लिए टॉटोमर्स हैं, और इसमें स्ट्रक्चर नंबर 2 ज़्यादा स्टेबल है, ये पॉइंट लिख लेना है। स्ट्रक्चर 1 and 2 are tautomers of each other, tautomers of each other, and structure 2 is more stable. Structure 2 is more stable. जो स्ट्रक्चर 2 है इसको हम लोग ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्म है H2O2 की, या इन दोनों फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है। दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती है। पहली फॉर्म H2O2 का एक स्ट्रक्चर है, दूसरा फॉर्म H2O2 का दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर को ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्म है। इसके बाद देखो इसके बाद स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे हम H2O2 का, तो ओपन बुक स्ट्रक्चर देखो नीचे बनाया हुआ है, तो आप ध्यान से देखो, इसमें ये वाला हाइड्रोजन एक प्लेन में है, ऑक्सीजन ये बाइंडिंग पे है, और ये नीचे वाला ऑक्सीजन दूसरे प्लेन पे है। जैसे ओपन बुक स्ट्रक्चर, और ये नॉन प्लेनर होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डील करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो H2O2 के अंदर आपको ऑक्सीजन स्टेट का आइडिया है H2O2 का सबसे पहले। तो H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि बताया था मैंने इसका ऑक्सीडेशन इंक्रीज भी कर, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों बातें पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरा पॉइंट है ये बोथ इन एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम, दोनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर फीचर की बात करें तो H2O2 वीकली एसिडिक होता है, मतलब थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्टर है, क्योंकि Na2O2 BaO2 जैसे सॉल्ट बनते हैं, तो ये एसिडिक करेक्टर भी शो कर सकता है। अब एक एक करके इसकी रिएक्शन बस लिख डालिए फटाफट, या एक बार बात कर लीजिए, फिर कुछ और टिपिकल रिएक्शन है जो एडवांस लेवल पे रिक्वायर्ड हो सकती है, वो भी हम लोग अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो टिपिकल रिएक्शन है वो देखिए, सबसे पहले Fe2+ फॉर्म को, तो पहला एक्शन देख रहे हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे देखो Fe2+ फॉर्म है, Fe3+ में ऑक्सीडाइज हुआ, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो H2O2 फॉर्म है, वहाँ पे H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट देखो -1 है, और इधर आ गया -2 में। तो यहाँ पे देखो H2O2 का ऑक्सीजन स्टेट -1 से -2 गया, रिडक्शन हुआ, और Fe2+ का Fe3+ में ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहाँ पे देखो H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखोगे तो लेड सल्फाइड में सल्फाइड को सल्फेट में ऑक्सीडाइज किया हुआ है, और H2O2 जो है वो हमारे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीजन
H2O2 जो है वो H2O में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा फंक्शन देखेंगे रिड्यूसिंग एक्शन एंड एसिडिक मीडियम। रिड्यूसिंग एक्शन मतलब H2O2 का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अगले वाले रिएक्शन में देखो MnO4 माइनस रिड्यूस होकर Mn2 प्लस में गया, जबकि H2O2 कन्वर्ट होकर गया ऑक्सीजन में। अब यहाँ ध्यान देना होता है वाटर H2O2 से नहीं बन रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो ऑक्सीजन स्टेट -1 से -2 में, -1 से 0 गया है, ये ऑक्सीजन। यस सर। बस ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो ये देखो ये स्टेप हमारा ऑक्सीडेशन है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो यहाँ लिख लो ध्यान से। और तो हम लोग पूरा रेडॉक्स रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं ऑक्सीजन स्टेट वाला, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। अगली रिएक्शन देखोगे तो HOCl से देखो ये Cl माइनस बना और H2O2 से ऑक्सीजन बना। फिर से ऑक्सीजन स्टेट पे अगर एक बार ध्यान दे लोगे तो आप जल्दी बात समझ जाओगे। तो नाउ नोटिस द ऑक्सीजन स्टेट। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट देखो +1 है, दूसरी तरफ -1 है। या ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 है और ये 0 है। तो Cl प्लस से Cl माइनस हुआ, ये रिडक्शन हुआ। और O माइनस से O0 ऑक्सीडेशन। हुआ, ये देखो रिड्यूसिंग एक्शन हो गया। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन अगर हम बेसिक मीडियम में देखेंगे तो यहाँ पे Fe2+ फॉर्म जो है वो Fe3+ फॉर्म में जा रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट देखोगे तो ये -1 से देखो -2 में गया है, तो ये रिडक्शन। रिडक्शन। अगले वाले रिएक्शन में देखो Mn2+ फॉर्म जो है वो Mn4+ फॉर्म में गया है, फिर से ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट देखो फिर से -1 से -2 में गया। इसका अगला प्रॉपर्टी देखो रिड्यूसिंग एक्शन एंड बेसिक मीडियम। यहाँ पे देखो आयोडीन जो है वो I- में कन्वर्ट हुआ है। आयोडीन का ऑक्सीजन स्टेट 0 से -1। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 से 0 गया है। बस ये ध्यान रखना होता है वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सिमिलरली MnO4 माइनस में देखो तो मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट +7 था, यहाँ पे +4 में कन्वर्ट हुआ है, ये रिडक्शन है। और H2O2 में ऑक्सीजन स्टेट -1 से 0 गया है। साथ में वाटर भी दिख रहा है, बट उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -1 से 0 में गया है। समझ आ गई प्रोसेस? ये टिपिकल यस सर। ऑक्सीजन रिएक्शंस हो गए। अब इसी में इसके n फैक्टर्स भी डील करते हैं। यस। देखो H2O2 को हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरीके से ट्रीट करा, तो H2O2 का हुआ रिडक्शन, तो ऑक्सीजन स्टेट -1 से -2 जाएगी, इक्विवेलेंट वेट आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। H2O2 को रिड्यूसिंग एजेंट तरह ट्रीट करेंगे तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -1 से 0 चेंज होगी, तो भी इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। अब ऑल्सो मैंने अभी H2O2 का आपको दोनों प्रॉपर्टीज बता दी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों तरह के केस हैं। लेकिन अगर हम H2O2 के और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शंस और लिखना चाहते हैं तो भी एक मिनट बाद बता रहा हूँ। बट बिफोर दैट आप H2O2 का थोड़ा सा वीकली एसिडिक कैरेक्टर होता है, वो भी लिख लीजिए एक बार अगले पॉइंट में। एक और पॉइंट लिखो उसके बाद, H2O2 एक्ट्स एज अ वीक एसिड। अगले पॉइंट में देखो H2O2 एक्ट्स एज अ वीक एसिड। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो अगर हम NaOH से H2O2 की रिएक्शन कराएंगे तो इट विल फॉर्म Na2O2, इट विल फॉर्म Na2O2। या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ यही रिएक्शन करा देंगे तो इट कैन फॉर्म BaO2। peroxide formation पॉसिबल है। These are the possible reactions जो H2O2 का एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, उनके लिए अगर कुछ और रिएक्शंस लिखनी है तो अपने पैकेज से मार्क करो एक बारी। H2O2 के हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रॉपर्टीज मार्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो H2O2 ने K4FeCN6 को K3FeCN6 पे ऑक्सीडाइज कराया, तो अब ये लाइन से देखते जाओ, उसके केवल टिपिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। तो इफ यू स्टार्ट मार्किंग हियर तो आयरन देखो यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट से +3 में जा रहा है, टिपिकल ऑक्सीडेशन। यहाँ सही के लिए है K4FeCN6 है, ठीक है। तो दिस इज टिपिकल ऑक्सीडेशन, जिसमें K4FeCN6 को K3FeCN6 में ऑक्सीडाइज कराया, आयरन +2 से +3 में ऑक्सीडाइज हुआ। क्लियर? दूसरी रिएक्शन देखो अगले वाले केस में, तो हमने Ki की रिएक्शन कराई, तो आयोडीन देखो -1 से 0 में ऑक्सीडाइज हुआ। और तो एनसीईआरटी में भी दी है, बस थोड़ा और ध्यान से देखो। इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम K2Cr2O7 से ट्रीट करा रहे हैं, तो ये देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हाईलाइट कर लो क्योंकि ये जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। K2Cr2O7 की रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ H2O2 से कराते हैं तो इससे एक कंपाउंड बनता है CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। यहाँ देखो क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट ऑल्दो +6 से +6 ही है, तो क्रोमियम चेंज नहीं हो रहा है, बट ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है, वो ध्यान से देखना है आपको। तो यहाँ पे देखो अगर हम CrO5 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, आपको रेडॉक्स रिएक्शन में दिखाता है पहले। यस सर। इसमें 2 परऑक्सी लिंकेज होते हैं, इसका ऑक्सीजन स्टेट -1 -1 -1 -1 और ये -2 है। क्रोमियम ऑक्सीजन स्टेट +6 ही होगा, तो क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट तो नहीं चेंज हो रहा है,
ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से याद रखना है ऑक्सीडेशन के केस में। और जो CrO5 है ये ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, इस केस को याद रखिएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेज आइस कोल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ध्यान रखना है। वैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन अगर हम आइस कोल्ड फॉर्म में ईथर के में इसको अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये क्रोमिक पेंटॉक्साइड बना देगा, CrO5। तो क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट याद रखना है। इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेड सल्फाइड से लेड सल्फेट ऑक्सीडाइज करता है, वो तो भी NCERT में बता दिया। इसके बाद H2S से सल्फर में ऑक्सीडाइज कराएगा, ये ध्यान से देख लो, H2S से सल्फर का ऑक्सीडेशन है। Na2SO3 से Na2SO4 में ऑक्सीडाइज कराएंगे, सब टिपिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखो +4 से +6 में जा रहा है। H2O2 का फंक्शन मैंने पहले ही बता दिया कि जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो उसका ऑक्सीजन स्टेट -1 से -2 जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो -1 से 0 जाएगा। बस वो हमेशा ध्यान रखना है, तो आप प्रोडक्ट रिलेट करते जाओगे। नेक्स्ट केस में देखो KNO2 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्टेट +3 से +5 में कन्वर्ट हुआ, ये आर्सेनिक ऑक्सीजन स्टेट +3 से +5 में कन्वर्ट हुआ। ये सब टिपिकल ऑक्सीडेशन हुए। सल्फाइड से सल्फेट, नाइट्राइड से नाइट्रेट, आर्सेनाइड से आर्सेनेट, ये सब टिपिकल ऑक्सीडेशन हो गए। सर ये रिएक्शंस माइंड में रखनी है ना सारी? सब रखनी है, टिपिकल ऑक्सीडेशन है, लर्न करने की जरूरत नहीं, आप आसानी से ऑक्सीजन स्टेट से रिलेट कर लोगे। मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट देखो +2 से +4 में कन्वर्ट हुआ, ये भी ऑक्सीडेशन हुआ अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। क्रोमियम के केस में देखोगे तो ये ऑक्सीजन स्टेट देखो +3 से +6 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। क्या फॉर्मल्डिहाइड देखो, ये ऑर्गेनिक वाली थोड़ी रिएक्शन है, अभी से देख लो। फॉर्मल्डिहाइड को H2O2 से फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, बेंजीन का ऑक्सीडेशन होकर फिनॉल बना रहे हैं, मरकरी का ऑक्सीडेशन करा के मरकरी ऑक्साइड बना रहे हैं। तो इसके बाद रिडक्शन प्रॉपर्टी देखेंगे तो मैंने बताया कि H2O2 का ऑक्सीजन स्टेट -1 से 0 जाएगा। तो K1O4 के केस में ये रिएक्शन देखो NCERT में थी, K1O4 से MnSO4 बन जाएगा। इसके बाद K2Cr2O7 देखो, पहले वाली रिएक्शन सिखाई थी तो वो कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन में थी, वहाँ पे CrO5 बनाया था, बट डाइक्रोमेटाइल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो डाइक्रोमेटाइल सीधे H2O2 से देखो रिएक्ट करेगा तो Cr2O7 2 -Cr3+ में जाएगा, और H2O2 ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन फॉर्म में जाएगा। तो थोड़ा सही कर लेना, ये कार्बन नहीं होगा यहाँ पे, ये मिसप्रिंट है। और वाली रिएक्शन तो ऊपर रिपीट लिखी हुई हटा दीजिएगा, दोबारा लिखी हुई है। CrO5 की Cr2O7 2 माइनस की रिएक्शन की ओर लिख लो, 8H+ के साथ रिएक्ट करेगा H2O2 में तो Cr3+ 7H2 और ऑक्सीजन बनेगा। इसके बाद मैग्नीज के केस में देखेंगे तो MnO2 जो है MnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट देखो +4 से +2 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये सब टिपिकल H2O2 के रिडक्शन के केस हो गए या रिड्यूसिंग एजेंट वाले कैरेक्टर हो गए। इसके बाद सर वो ऊपर वाले रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है? सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है सब, लेकिन लर्न डायरेक्ट होने वाली क्योंकि टिपिकल रेडॉक्स रिएक्शन है। तो देखो ओजोन के साथ H2O2 की रिएक्शन होगी तो देखो ओजोन भी ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा और H2O2 भी ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। तो क्लोरीन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट होता है, तो क्लोरीन की रिएक्शन H2O2 से कराएंगे तो HCl बनेगा, ब्रोमीन की रिएक्शन H2O2 से कराएंगे HBr बन जाएगा। K3FeCl6 की अल्कलाइन मीडियम में H2O2 से रिएक्शन करेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रख लो, तो ये K4FeCl6 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद Ag2O की रिएक्शन H2O2 से कराएंगे तो सिल्वर बन जाता है, PbO2 की रिएक्शन H2O2 से कराएंगे तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा, एंड H2O2 itself converts to oxygen। इसके बाद NaOR या ब्लीचिंग पाउडर लिया तो इसमें भी देखो NaBr या CaCl2 बनेगा और H2O2 से ऑक्सीजन बन जाएंगे। ये सब टिपिकल रिडॉक्स रिएक्शन है H2O2 की। इसके बाद एक और पोजीशन आता है ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन का मतलब होता है कि जो कलर्ड सब्सटेंस है उसको कलरलेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो ब्लीचिंग ऑक्शन ऑफ H2O2 होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी की वजह से होता है, बस इतनी बात याद कर लेनी है। तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन which is liberates on decomposition to give, ठीक है। बेसिकली ये the nascent oxygen combines with the coloring matter which in turn gets to oxidize. It is used for the bleaching of delicate materials like ivory, feathers, silk, wool, etc. तो इसका ब्लीचिंग एक्शन है। इसका एक टिपिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक में आएगी, वो भी यहीं पे लिखो। अगर हम एल्कीन की रिएक्शन H2O2 से कराते हैं तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल बना देता है, ठीक है। सर एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन मतलब एल्कीन के साथ H2O2 की रिएक्शन हो रही है तो एथिलीन ग्लाइकॉल बन रहा है, H2O2 ऐड हो गया ना उसके साथ। इसके बाद देखो टिपिकल यूजेस की तरफ चलते हैं अगर हम लोग, तो उसके बाद एक टर्म बस ध्यान से देख लेना, दैट इज हैवी वाटर। हैवी वाटर का मतलब हमारे लिए होता है H2O2, ये एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो जो वाटर था बस उसी जैसी प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा बस वेरिएशन आएगा। दिस इज रिफर्ड एज हैवी वाटर H2O2। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इसलिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो गया, और इन द एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म।
ठीक है। बनाने के मेथड देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में हाइड्रोलिसिस के केस सिखाए, तो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन कराई थी तो C2H2 बना था। अभी क्या बन रहा है, C2CD2। तो जो वाटर की रिएक्शन थी वैसे ही है। SO3 में वाटर ऐड करते थे तो H2SO4 बनता था, D2 ऐड करेंगे तो D2SO4 बनेगा। Al4C3 में वाटर ऐड करते थे तो मीथेन बनता था, यहाँ CD4 बन रहा है। तो टिपिकल रिएक्शन ड्यूटेरियम की ऑलमोस्ट एक जैसे होती है, तो बहुत अंतर नहीं है। इसके बाद डाईहाइड्रोजन एज अ फ्यूल, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। So dihydrogen releases large quantity of heat on combustion. The rate of energy released by the combustion fuels like dihydrogen, methane, LPG, etc. as compared to in terms of the same amount of the substance. तो अगर हम same amount mole mass and volume as shown in the table 9.3, यहाँ पे देखो ये टेबल इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देख लो। तो अगर हम डाईहाइड्रोजन को कंपेयर कर रहे हैं तो देखो डाईहाइड्रोजन एज अ गैस, ये एनर्जी रिलीज हो रही पर मोल। नॉर्मली जो फ्यूल चेक करा जाता है वो या तो पर ग्राम या पर लीटर में चेक करते हैं। तो लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो देखो सिग्निफिकेंट पर ग्राम में तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे, बट पर लीटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगी। एलपीजी से कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन अच्छा फ्यूल है, CH4 के कंपेयर करेंगे तो भी अच्छा फ्यूल है। और अगर ऑक्टेन मतलब पेट्रोल से कंपेयर करेंगे तो भी अच्छा फ्यूल है। तो हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है क्योंकि ये पर ग्राम में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है रिलेटिव टू अदर सब्सटेंसेस। दूसरा देखो, इसके अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था इस वाले पैराग्राफ से जेईई मेंस में, वो भी ध्यान से देखो। फ्रॉम दिस टेबल इट इज क्लियर दैट ऑन a mass to mass basis dihydrogen can release more energy as compared to petrol, that is around 3 times. Moreover, pollutant in the combustion of dihydrogen will be lesser than petrol. The only pollutant which is oxides of nitrogen due to the presence of dinitrogen as an impurity with the dihydrogen. This is of course can be minimized by injecting a small amount of water into the cylinder to lower the temperature so that the reaction between dinitrogen and dioxide may not take place. However, the mass of the containers in which dihydrogen will be kept must be taken into consideration. A cylinder of compared dihydrogen weighs about 30 times as much that of petrol tank containing the same amount of energy. Also, सर dihydrogen ये लाइन एक बार बता। converted, जिस भाई हाइड्रोजन जिस टैंक में फिल करेंगे वो इतना सिंपल टैंक में नहीं फिल कर सकते ना, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली जिस टैंक में हाइड्रोजन फिल करेंगे उसका वेट 30 टाइम्स ज़्यादा होता है पेट्रोल टैंक के वेट से। पेट्रोल से हाइड्रोजन लाइटर है बट टैंक का वेट ज़्यादा है। तो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जिस सिलेंडर में हमने हाइड्रोजन फिल करी है, सिलेंडर ऑफ कॉम्प्रेस्ड डाइहाइड्रोजन वेज अबाउट 30 टाइम्स एज मच द टैंक ऑफ पेट्रोल कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब हाइड्रोजन से जो एनर्जी मिल रही है और पेट्रोल से जो एनर्जी मिल रही है, तो अगर हम पेट्रोल टैंक का वेट देखेंगे तो हाइड्रोजन पेट्रोल टैंक से हाइड्रोजन टैंक का वेट अराउंड 30 टाइम्स ज़्यादा होता है, क्योंकि व्हीकल में तो टैंक भी कैरी करना पड़ेगा ना। तो अगर एनर्जी ज़्यादा मिल रही है तो वेस्टेज भी ज़्यादा होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका लिक्विड वाला फॉर्म, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो, also dyed hydrogen gas is converted into liquid state by cooling to 20 Kelvin. This would require expensive insulated tanks. The tanks of metal alloy, ये याद करना है जिसमें स्टोर करते हैं। Tanks of metal alloy like NaNi5, TiNiTS2, MgMgNH2, etc. are used for the storage of dyed hydrogen in the small quantities. सर TiTiH2 में हाँ बॉन्ड सर, क्या एक बार बीच ये में बता लगी दें है? TiTH2 क्या है? इन दोनों का ये सब अलॉय है बेसिकली। अलॉय कैसे होता है, मेटल एंड मेटल सोल्यूशन होता है। तो ये समझ में आ गया। तो हाइड्रोजन के हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर करते हैं NaNi5 में, TiTiNH2, MgMgNH2 के टैंक्स में स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। These limitations have promoted researchers to the research and alternative techniques to use hydrogen as an efficient way. इसका एक काम लास्ट में लिखा है हाइड्रोजन इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है साइंटिफिक रिसर्च के टर्म में, पेपर के टर्म में उतना नहीं है। So in the view of hydrogen economy as an alternative, the basic principle of hydrogen economy is the transportation and storage of the energy in the form of liquid and gases at dihydrogen. Advantage of hydrogen economy is that energy transmitted in the form of dihydrogen are not as electric power. It is for the first time in the history of India that a pilot project using dihydrogen as a fuel was launched in the October 2005 for running automobiles. Initially, 5% dihydrogen was being mixed with CNG for the use of four-wheeler vehicles. The percentage of dihydrogen would be gradually increased to reach the optimum level. Nowadays, it is also used as a fuel cell. ये इसका कॉमन यूज है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे हाइड्रोजन से कैसे पावर जनरेट करते हैं फ्यूल सेल से। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इकोनॉमिकली वायबल एंड सेफ सोर्स ऑफ द डाइहाइड्रोजन विल बी आइडेंटिफाइड इन द ईयर्स टू कम एंड यूज एज द कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि आज की डेट में पॉल्यूशन एक बड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से हाइड्रोजन एज एन फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोल एंड अदर फ्यूल्स। कंपेरिजन देख लो आप।
पर ग्राम बेसिस पे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो गैसियस हाइड्रोजन है वो एलपीजी से लगभग 3 टाइम्स, CH4 से भी लगभग 3 टाइम्स और पेट्रोल से भी लगभग 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है। और जो लिक्विड हाइड्रोजन है आप उसका अगर सेटअप देख लोगे पर लीटर में तो देखो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। या अगर पर ग्राम में देखेंगे तो गैसियस हाइड्रोजन के क्लोजेस्ट है। तो फ्यूचर में हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होगा, इसी के लिए आगे का प्रोसेस है। इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस है हाइड्रोजन एज इकोनॉमी। करेंट टाइम में व्हीकल्स में यूज करने की कोशिश की गई है। 5% हाइड्रोजन को यूज करते हैं सीएनजी के साथ, पर धीरे धीरे इसके परसेंटेज को बढ़ाते हुए हम लोग ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स योर यूनिट। सर हाइड्रोजन इकोनॉमी